स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों सी टेट जनवरी 2024 की जो परीक्षा तिथि है वो 21 जनवरी को तय की गई है। तो उससे पहले हम लोग जितने भी सी टेट की जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उन सबको हम लोग डील करने वाले हैं। 2018, 19, फिर 21, 22 जो है ये सारे पेपर्स को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, एनालाइज करेंगे और जितने भी इससे संभावित प्रश्न है, बनने वाले प्रश्न हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी अध्ययन करेंगे। ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल दोस्तों सबके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इससे पहले हम लोग दोस्तों देख लेते हैं एक बार सीटेट की जो परीक्षा है, पैटर्न है, उसमें किस किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे दोस्तों सीडीपी की बात करूँ तो जो फर्स्ट सीडीपी है आपका, सीडीपी है उसमें लगभग 30 प्रश्न आपके सीडीपी से आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 30 कितना 30 प्रश्न। ठीक, उसके बाद जो आपके है एसएसटी, एसएसटी सब्जेक्ट है तो एसएसटी, और अगर मैथ और साइंस है तो उससे लगभग 60 प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके हिंदी जो है हो गया, हिंदी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में हिंदी में, तो हिंदी में बात करें तो वहाँ पे 30 प्रश्न और 30 नंबर के प्रश्न। और आपके इंग्लिश में जो है, इंग्लिश या फिर जो सेकेंड लैंग्वेज है उसमें भी आपके 30 प्रश्न आते हैं। तो टोटल की बात करें 150 नंबर्स हो गए आपके, 30 और सीडीपी में 30 और इधर 60, तो 150 नंबर के प्रश्न आते हैं। लेकिन लगभग दोस्तों इसमें जो सीडीपी जो पेडागोजी की बात करें तो जो एसएसटी के 60 नंबर है उसमें से लगभग आपके 30 प्रश्न आपके पेडागोजी से आते हैं। जो हिंदी की लैंग्वेज जो पेपर है उसमें भी आपके 15-15 नंबर आपके पेडागोजी से आते हैं। लगभग बात करूँ तो मैं आपके 90 प्रश्न जो है, 80 से 90 प्रश्न आपके आपके पेडागोजी से आते हैं। तो आपको जो मेन पकड़ होना चाहिए दोस्तों वो पेडागोजी सब्जेक्ट पे आपका मेन पकड़ होना चाहिए। तो इस पर हम लोग ज़्यादा एनालाइज करेंगे, ज़्यादा अध्ययन करेंगे, उसको देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न उसके आते हैं, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और संभावित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों आज के पहले प्रश्न की बात करें तो समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। सही कथन का चयन करना है। ठीक है, क्या प्रश्न क्या आपका, सपना समताप मंडल की परिस्थितियाँ। समताप मंडल कहाँ है दोस्तों, तो समताप मंडल की बात करें तो आपकी पृथ्वी जो है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी जो वायुमंडल है उसमें दूसरा परत आपका क्या है, दूसरा मंडल क्या आपका समताप मंडल है। पृथ्वी के वायुमंडल को जो है विभिन्न परतों में बांटा गया है। पहला परत आपका पहला जो है वो क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल और उसके बाद फिर ब्रह्मांड या फिर ब्रह्मांड जो बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी जितने भी मौसमी घटनाएं घटित होती है दोस्तों वो आपके कहाँ घटित होती है, आपके क्षोभ मंडल में घटित होती है। उसके बाद जो दूसरा समताप मंडल है, समताप मंडल शब्दों का अर्थ ही होता है समान तापमंडल। ठीक है, यहाँ पे तापमान क्या होता है, समान होता है। यहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, आकाश जो है साफ होता है, शांत होता है। तो ये जो है परत जो है समताप मंडल वह हवाई जहाज के उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 50 किलोमीटर के आसपास 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है समताप मंडल की। ठीक है, उसके बाद इसमें इसी समताप मंडल में हम लोग देखते हैं ओजोन परत की परत मंडल, जो ओजोन मंडल है आपका वो कहाँ पे पाया जाता है, आपके समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तापमान क्या होता है, समान होता है, हवाई जहाज की उड़ाने के लिए परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, बादलों एवं मौसम घटनाओं से मुक्त होने के कारण यह क्या है, समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होता है। ठीक है, दूसरा जैसे देख सकते हो दोस्तों इसका आंसर क्या है, 2। ठीक है, बादलों एवं मौसमी घटनाओं से मुक्त होना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न जो बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से यातायात, यातायात मतलब ट्रांसपोर्टेशन, तो कौन सा साधन सबसे अधिक साधन जो है अधिक दूरी व भारी एवं बड़े आकार वाले साधनों को ढोने के लिए सबसे सस्ता होता है। कहने का अर्थ दोस्तों, यातायात के साधन तो आपको पता ही है। ठीक है, सड़क हो गया, रेल हो गया, फिर जल मार्ग के द्वारा जल मार्ग के द्वारा आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर वायु मार्ग के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, पाइपलाइन अभी वर्तमान में पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन चालू हो गया। तो निम्नलिखित में कौन सा साधन जो है अधिक दूरी, अगर हमको एक देश से दूसरे देश या फिर एक राज्य से दूसरे देश ले जाना है, ठीक है,
ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप ले जाना है, तो सबसे अच्छा साधन क्या हो सकता है भारी और बड़े आकार वाले साधनों को ढोने के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शंस में है दोस्तों, जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। तो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? एक, जल मार्ग। जल मार्ग जो है वो सबसे सस्ता और सबसे अधिक दूरी के लिए सुटेबल होता है। वायु मार्ग तो है कि एक देश से हम लोग एक महादेश से दूसरे महादेश के साधनों को ले जा सकते हैं, लेकिन वो किफ़ायती होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल मार्ग, 2 का 1। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के साधनों को हम अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग किस प्रकार के साधन का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए? तो हमें किस प्रकार के साधनों का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन 1, आणविकरणीय संसाधन। दूसरा है मानव निर्मित संसाधनों। तीसरा है अजैव संसाधन। और चौथा है नवीनीकरणीय संसाधन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, 3 नंबर का ऑप्शन नंबर 4। अब नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो वैसे संसाधन जिसका हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो ख़त्म नहीं होता, जैसे सूर्य की रोशनी होगी, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? या सीमित तो है नहीं, असीमित है, इसका हम लोग नवीकरण कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे संसाधन जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक, जैसे सूर्य की रोशनी हो गई, सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक, इसी तरह का जो ऊर्जाएं हैं, बायोगैस ऊर्जा, ये सारे क्या आपके नवीनीकरणीय संसाधन। आणविकरणीय संसाधन जो सीमित है, जिसका हम लोग बार बार उपयोग नहीं कर सकते, जैसे आपके कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक गैस, ये आपके आणविकरणीय संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? वैसे संसाधन जिसको मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, जैसे आप भवन हो गया, कार, ये सारे क्या आपके मानव निर्मित संसाधन है, जिसको मानव ने अपने उपयोग के लिए निर्मित किया है। अजैव संसाधन वैसे संसाधन जो जिसमें जान नहीं होती, निर्जीव संसाधन को हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय धारा है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जो है वह कहाँ बहती है, सबसे पहले ये देख लें। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका जो है दोस्तों, उत्तरी उत्तरी अमेरिका के जो मैक्सिको की खाड़ी है, वहाँ पे आपके गल्फ स्ट्रीम बहती है। ठीक है, ये गल्फ स्ट्रीम बहती है, ये किस प्रकार की जलधारा है? तो यह एक गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा है क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा गया क्यों, आखिर ये गर्म जलधारा क्यों है? तो 2 प्रकार की जलधाराएं होती है दोस्तों, एक गर्म जलधारा और दूसरा ठंडी जलधारा। ठीक, गर्म जलधारा जो है वो आपके कहाँ कहाँ से किधर बहते हैं? तो वो आपको आपके जो विषुवत रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा, उधर वहाँ से उत्पन्न होकर के आपके क्या कहाँ जाती है? ये ध्रुवों की ओर जाती है। और ठंडी जलधाराएँ जो है वो ध्रुवों की ओर उत्पन्न होकर के ये विषुवत रेखा की ओर आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, तो ये तो ठंडी जलधारा चलती है, तो नहीं होगा। ठीक है, गर्म गर्म पानी के झरने द्वारा गर्म होती है, ये गर्म पानी के स्रोतों से उत्पन्न होती है? ऐसा तो नहीं है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका कि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। भूमध्य रेखा के निकट क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि यहाँ पे हीट ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होने के कारण गल्फ स्ट्रीम को हम लोग गर्म महासागरीय जलधारा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित उगमों को सही सही मिलान करना है। इसमें हम लोग क्या करना है? उगमों को क्या करना है? सही मैच करना है। ठीक, तो इसमें देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले है ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ होता है? ओजोन परत अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कि यह आपका है समताप मंडल। तो 1 नंबर का हो जाएगा क्या? 3। पहला का हो जाएगा 3। उसके बाद दोस्तों जो आपका है रेडियो प्रेशन कहाँ पे होता है? तो ये आपके वायुमंडल में होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? ये मौसमी घटनाएं अभी मैंने प्रथम प्रश्न में बताया, मौसमी घटनाएं सारी कहाँ घटित होती है? तो आपके ये क्षोभ मंडल में घटित होती है। तो ये 3 का हो जाएगा, 3 का 1। तो यहीं पे देख लेते हैं दोस्तों, 1 का 3 और 3 का 1। तो ऐसा ऐसा किस में है? तो यह 4 नंबर में है, ए का 3, बी का 4। मौसमी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में, और पतली परत सबसे पतली परत जो है वह वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4, 5 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4।
देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें ओजोन परत आपके क्या ओजोन परत आपके समताप बनाए पाए जाते हैं, रेडियो प्रेस। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्तों, तो आपके जो है निम्नलिखित में से ऊर्जा संसाधनों के बारे में जो असत्य कथन बताना। ऊर्जा संसाधन के बारे में असत्य कथन का चयन करना। असत्य मतलब गलत, जो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। बायोगैस जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। हाँ दोस्तों, उसके बाद फिर आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है। तीसरा है, मौसमी घटनाएं घटित होती है। ऊर्जा संसाधन जो है उसके बाद सौर ऊर्जा नवीनीकरणीय ऊर्जा है। तो इसमें से गलत कौन सा है दोस्तों, कि जो ज्वारीय ऊर्जा है समाप्त होती है। जो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन दोस्तों, अभी मैंने बताया था, यह आपके एक नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होगा, या असमाप्त नहीं होती है, ठीक है। जितने दिन महासागरों में ज्वारीय घटनाएं घटित होती रहेंगी, ज्वारीय उत्पन्न होते हैं, ज्वार भाटा उत्पन्न होते रहेंगे, ज्वारीय ऊर्जा उसका जो है जो ज्वार भाटा के द्वारा ज्वार ऊर्जा उत्पन्न किया जाएगा। तो यह समाप्त नहीं होती है, असमाप्त होती है, ठीक है। तो इसमें जो रॉन्ग प्रश्न है, रॉन्ग ऑप्शन है, वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 कि ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है। यह एक असत्य कथन है। बायोगैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है दोस्तों, क्योंकि हम लोग देखते हैं बायोगैस में जो मीथेन का उत्पादन होता है, ठीक है। सौर ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय संसाधन, अभी मैंने बताया था कि सूर्य की ऊर्जा लगातार हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका ऑप्शन में जाएगा गलत क्वेश्चन जो होगा, ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है। नेक्स्ट है बात के क्वेश्चन नंबर 7 के, अक्षांश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किस पे, अक्षांश पे। अक्षांश और दशांतर के बारे में जान लेंगे दोस्तों। अक्षांश क्या होती है, तो एक काल्पनिक रेखा है, एक लैटिट्यूड है, काल्पनिक रेखा है जो या एक समांतर रेखा है, ठीक है। एक काल्पनिक रेखा है, समांतर रेखा है, या पृथ्वी की जो है पूर्ण वृत्त के रूप में काम करता है, पूर्ण वृत्त है। ये सब ऑप्शन में आते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फिर यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर छोटी होती जाती है। तो सबसे बड़ा अक्षांश रेखा आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, सबसे छोटा जो 90 डिग्री वाला है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक समांतर रेखा है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को याद रखना है, ठीक है, अक्षांश रेखा के बारे में। और जो उसका फिर देशांतर रेखा है, वो पूर्णवृत्त नहीं होती है, या नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आपकी खींची हुई है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं, उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के, उत्तर ध्रुवीय वृत्त कितना है, उत्तर ध्रुवीय वृत्त 90 डिग्री जो है विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। उसके बाद दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 27 डिग्री दक्षिण में स्थित है। उसके बाद है कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो इसमें जो हम बात करें दोस्तों, और सही कथन क्या हो जाएगा, तो देखते हैं इसमें दोस्तों, हम देखते हैं अक्षांश के बारे में। तो उत्तर ध्रुवीय वृत्त, उत्तर ध्रुवीय वृत्त कहाँ पे होगा दोस्तों, ध्रुवीय वृत्त क्या होगा, ध्रुवों की साइड होगा, ना कि मध्य अक्षांश में। तो यहाँ पे बोल रहा है उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, नहीं हो जाएगा, और 90 डिग्री के आसपास होगा, 90 डिग्री में होगा। दूसरा दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त, वो भी आपका गलत हो गया, ठीक है। तीसरा कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको कर्क रेखा बोलते हैं। और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। तो जो ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा मकर रेखा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। तटीय क्षेत्र में समुद्री गुफाएं किससे बनती हैं, तो समुद्री गुफा के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन करें। तो इसमें समुद्र के क्षेत्र में किससे गुफा बनेगी दोस्तों, क्या वो पवन अपर्दन के कारण बनेगा, या सेलों के गिरने के कारण बनेगा, या मानव निर्मित गतिविधियों के कारण बनेगा, या फिर ऑप्शन नंबर 1 तरंगों के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण से बनेगा। तो तटीय क्षेत्र में समुद्री गुफाएं किस कारण से बनती है दोस्तों, तट मतलब समुद्री तट। तो समुद्री तट पे जो तरंग के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण होता है, उसके द्वारा हम लोग देखते हैं कि इसके कारण क्या होता है, गुफाएं, समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है। हम लोग इसमें देखेंगे दोस्तों, जो अन्य जो पवन अपर्दन के कारक हैं, जैसे आपके नदी हो गया, पवन हो गया, हिमनद हो गया,
इसके द्वारा जो अपरदन के द्वारा जो आकृतियाँ भू आकृतियाँ बन रही है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, नदी के द्वारा कौन कौन सी भू आकृतियाँ बनती है। विसर्प हो गया आपका, गोखुर झील, इससे हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, डेल्टा उसका डेल्टा कहाँ कहाँ स्थित है, इससे भी प्रश्न आते रहते हैं। पवन के द्वारा आपके जो मशरूम आकार का झील हो, ठीक है, मशरूम आकार का जो पर्वत बनता है, ठीक है, उसको उस सबसे भी प्रश्न आते रहते हैं। जालीदार चट्टान, तो सबको याद रखेंगे। हिमनद के द्वारा जो बनते हैं, ठीक है, एस्कर सब बनते हैं, ग्लिसरीन बनते हैं, सर्क बनते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले इस टॉपिक्स को हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। इससे जो आकृतियाँ निर्माण होता है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, एक प्रश्न आसान हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है दोस्तों, अधिक ग्रीनविच समय दोपहर के 12 बजे का है। ग्रीनविच समय कितना बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है ग्रीनविच। ठीक है, ग्रीनविच कितना है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, ग्रीनविच कहाँ पे है, तो आपके लंदन में। ठीक है, एक शोधशाला है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर, कितना बज रहा है आपका, 45 डिग्री पूर्व। ठीक है, पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा, तो दोस्तों 45 हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों कि प्रति जो 15 डिग्री अच्छा देशांतर है, वहाँ पे क्या होता है, 1 घंटे का टाइम चेंज होता है। ठीक है, 15 डिग्री देशांतर में क्या होता है, 1 घंटे का टाइम चेंज होता है। 15 3 45 मतलब 3 घंटे का टाइम होगा। तो यहाँ पे क्या हो, या तो पूरब की ओर जाएगा दोस्तों, तो पूरब की क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ेगा, और पश्चिम की ओर जाएगा तो टाइम घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व देशांतर की बात किया है, तो 3 घंटे का समय क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर वहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे कितना बजेगा दोस्तों, 3 अपराह्न होगा। ठीक है, 3 अपराह्न मतलब 3 दोपहर के बाद वाला 3। ठीक, तो इसको 9 3 12 3 15। ठीक है, 9 बजे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन करें। ग्लोब, ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होता है, आपको याद होगा दोस्तों। ग्लोब क्या है, एक पृथ्वी का जो है क्या मॉडल के रूप में हम लोग जानते हैं, पृथ्वी का एक वास्तविक मॉडल, रियल मॉडल के रूप में ग्लोब है। ठीक है, तो इसके बारे में सही कथन का चयन करना है। और मैप क्या, ग्लोब क्या होता है आपका, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, मैप क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। वहाँ भी पृथ्वी का स्वरूप का अध्ययन करते हैं हम लोग, इस स्थान का अध्ययन करते हैं इसके द्वारा। तो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। सही कथन का चयन करना है, ग्लोब पे क्या है, अक्षांश देशांतर खींचे गए। अक्षांश देशांतर क्या है, काल्पनिक रेखा जो ग्लोब पे खींचे गए, ना कि पृथ्वी पे खींचे गए, तो ग्लोब पे खींची गई है। ठीक है, दूसरा है यह अक्षांश, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में, झुकी हुई अवस्था में, क्योंकि पृथ्वी का रियल मॉडल है दोस्तों, तो पृथ्वी जिस प्रकार से अपने अक्ष पे झुकी हुई है उसी प्रकार ये क्या है, अपने अक्ष पे यह भी ग्लोब भी झुकी हुई है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। हाँ, यह अंडाकार अंडाकार आकृति में, अंडाकार नहीं है दोस्तों, पृथ्वी के वास्तविक आकृति गोलाकार प्रतिरूप में। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 ABC। तो इसका ABC किस में है दोस्तों, 3 नंबर में जो है आपका ABC है, तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का वास्तविक आकार जो वास्तविक प्रतिरूप है आपका क्या है, ग्लोब है। ठीक है, या पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई अवस्था में, क्योंकि पृथ्वी भी झुकी हुई अवस्था में। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, पृथ्वी पे खींचे नहीं गए क्योंकि यह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, स्थान से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन होता है दोस्तों, अगर एक स्थान से हम लोग दूसरे स्थान पे जाते हैं तो स्थान परिवर्तन में हम लोग देखते हैं प्रकृति जो है, प्राकृतिक वनस्पति उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जिस प्रकार जो भूमध्य रेखा के आसपास के जो वनस्पति पाए जाते हैं, आपके मध्य अक्षांश में उस प्रकार के वनस्पति नहीं पाए जाते हैं। वही ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वहाँ पे भी क्या हो गया आपका, प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, सदाबहार वृक्ष भूमध्य रेखा के समीप ही उगते हैं, क्योंकि सदाबहार वृक्ष भूमध्य रेखा के समीप क्यों उगते हैं, प्रश्न है। ऑप्शन तो बता दिए दोस्तों कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। ठीक, तो यहाँ पे बोला सदाबहार जो वृक्ष है वो आपके भूमध्य रेखा के समीप क्यों उगते हैं, तो निम्नलिखित कारणों का चयन करना।
तो मध्य तापमान अब भूमध्य रेखा के आसपास भूमध्यवर्ती क्षेत्र में हम लोग देखते हैं किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट कितने पड़ती है वर्ष पर वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, वर्ष पर क्या होता है, वहाँ सूर्य की रोशनी कितने पड़ती है, वर्ष में 2 बार आपकी किरणें क्या सूर्य की रोशनी तेज पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हीट ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। ठीक, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं जलवायु तापमान परिवर्तन होते रहता है। जब हीट ज़्यादा पड़ता है तो सुबह मौसम शांत रहता है, दोपहर के बाद क्या हो जाती है, यहाँ पे बिजली कड़कती है और मूसलाधार वर्षा होती है। तो इस प्रकार के जलवायु वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो हीट अधिक और क्या हो रहा है, वर्षा भी अधिक प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे इसमें किसमें भारी वर्षा और उच्च तापमान, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 1 में क्या किया है, मध्य तापमान मध्य वर्षा, निम्न तापमान, ऑप्शन नंबर 2 निम्न वर्षा उच्च तापमान, ऑप्शन नंबर 3 मध्य वर्षा निम्न तापमान, और ऑप्शन नंबर 4 में क्या भारी वर्षा और उच्च तापमान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा भारी वर्षा और उच्च तापमान। अभी मैंने बताया क्यों। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रश्न है 12 नंबर का, ग्लोब के 2 बराबर भाग बांटने वाली खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। अब ये हो गया दोस्तों ग्लोब। ठीक है, इसको एक काल्पनिक रेखा क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, तो जो 2 बराबर भागों में बांटता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा, यहाँ पे भूमध्य रेखा तो नहीं, इसमें विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश को। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री। ठीक है, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, ठीक है, लगभग 66.5 डिग्री। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये हो गए, तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित उगलों को मिलान कीजिए। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि कहाँ पे होता है दोस्तों, तो यह कृषि के प्रकार है, इधर इधर प्रदेश दिया हुआ है, एक साइड कृषि के प्रकार दिए हुए हैं, एक साइड प्रदेश दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं, तो स्थानांतरित कृषि यह पे कहाँ पे होता है, यह सघन वन वाले क्षेत्र, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, या शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान में दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या होगा, घास के मैदान में क्या हो सकता है, आपके घास के मैदान में आपके वाणिज्य अनाज कृषि हो जाएगा। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि सघन वन वाले क्षेत्र में, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में, सॉरी, स्थानांतरित कृषि आपके हो जाएंगे। ये आपका स्थानांतरित कृषि कहाँ होगा, तो यह सघन वन वाले क्षेत्र में होगा। 1 नंबर का 3, 1 नंबर का 3 किस में है आप लोग देखेंगे, ये आपका 4 में है। ठीक है, उसके वाणिज्य कृषि आपका हो जाएगा आपका शीतोष्ण घास के मैदान में। शीतोष्ण घास के मैदान जैसे परेरी घास का मैदान, क्या पे क्या होता है, गेहूँ का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। शीतोष्ण घास का मैदान आपका स्टेपीज प्रदेश में हम लोग देखते हैं। उसके बाद नीचे ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे हम लोग, जो हमारे डार्लिंग का मैदान है वहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये सब जो प्रदेश है आपका, फिर यहाँ पे उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में हम लोग देखते हैं। तो ये सारे जो घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है, हम लोग वहाँ पे क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, वाणिज्य कृषि जो है मुख्य रूप से की जाती है। ठीक, गहन निर्वाह कृषि, गहन मतलब यह जो है निर्वाह कृषि मतलब होता है जीवन जीने के लिए कृषि। तो वो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, जैसे आपके भारत हो गया, आपके चीन हो गया, इस क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से किया जाता है। जलवासी पशुचारण, जलवासी पशुचारण जो है वो अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, जैसे आपके अफ्रीका के क्षेत्र में हो गया, आपका फिर आपके पश्चिमी एशिया में देशों में, यहाँ पे क्या होता है, अर्ध शुष्क जो है शुष्क प्रदेश में वहाँ पे जलवासी पशुचारण अधिक होता है। तो 1 नंबर का हो जाएगा आपका स्थानांतरित कृषि आपका सघन वन वाले क्षेत्र में। ठीक है, गहन वाणिज्य कृषि आपके शीतोष्ण घास के मैदान, गहन निर्वाह कृषि आपके सघन जनसंख्या क्षेत्र, आपका जलवासी पशुचारण अर्ध शुष्क प्रदेशों में। तो ऐसे ऑप्शन किस में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं दोस्तों, ए का 3 सघन वन वाले क्षेत्र, वाणिज्य कृषि आपके शीतोष्ण घास के मैदान, गहन निर्वाह कृषि आपके सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, और जलवासी पशुचारण अर्ध शुष्क प्रदेशों में। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका 13 नंबर का ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में खरीफ फसल का उदाहरण दें। खरीफ फसल कौन सा है,
तो खरीफ फसल कब होता है दोस्तों? तो हम लोग वर्षा ऋतु में इसकी बुआई करते हैं और शीत ऋतु में इसकी कटाई करते हैं। तो ऐसा कौन सा फसल है दोस्तों? गेहूँ, जौ, मटर और चावल। तो गेहूँ का उत्पादन हम लोग कब करते हैं? शीत ऋतु में धान की कटाई के बाद क्या होता है, इसको उत्पादन के लिए उसको बोया जाता है, ठीक है। जौ भी इसी के साथ, मटर भी आपके शीत ऋतु में ही उत्पादन किया जाता है। और चावल आपके वर्षा ऋतु में हम लोग बोते हैं, इसको खरीफ फसल के रूप में हम जानते हैं। चावल वर्षा ऋतु में हो जाएगा। और इसकी कटाई कब होती है? आपके रबी के टाइम पे कटाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपके खरीफ फसल का उदाहरण। खरीफ फसल इसके नाम जानेंगे, इसके उत्पादन कब किया जाता है, कब कटाई की जाती है। रबी फसल की उत्पादन कब की जाती है, कटाई की जाती है। जायद फसल की उत्पादन कब की जाती है और कटाई कब की जाती है। इसके अंतर्गत आने वाले फसलों का नाम जानेंगे हम लोग, याद रखेंगे, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज का उत्पादन का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड का कोडरमा जो है, कोडरमा में क्या उत्पादन किया जाता है? लोहे, बॉक्साइट या अभ्रक या फिर तांबा। तो उस कोडरमा में जो है दोस्तों, अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? मुख्य रूप से अभ्रक के लिए फेमस है कोडरमा। और अभ्रक में भी कौन सा, सॉरी, रूबी अभ्रक जो है आपका, रूबी अभ्रक जो सबसे बेस्ट अभ्रक माना जाता है, वो आपके झारखंड के कोडरमा से उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने 15 प्रश्नों को देखा इसमें, और ये सारे 20 अगस्त 2023 की जो सारे प्रश्न थे, वो सारे प्रश्न थे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर 15 प्रश्न को श्रृंखला देखेंगे। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल सबके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।